हेलो डियर स्टूडेंट्स, डिफरेंशियल ज्योमेट्री की लेक्चर सीरीज़ हम शुरू कर रहे हैं। लास्ट जो लेक्चर है उसके अंदर मैंने आपको डिफरेंशियल ज्योमेट्री के सिलेबस के बारे में बताया था कि आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स डिफरेंशियल ज्योमेट्री के सिलेबस में क्या क्या है, और उसमें लगभग एक वीक के टॉपिक्स मैंने आपको बताए थे कि लगभग एक वीक में हम कोशिश करेंगे कि सभी टॉपिक्स को हम क्या करें, कवर करें। तो उसी सीक्वेंस में आज का जो सबसे पहला टॉपिक हम यहाँ पर कर रहे हैं वो है कर्व इन स्पेस। कर्व इन स्पेस, ठीक है। और कर्व इन स्पेस के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आज के इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं। जहाँ तक डिफरेंशियल ज्योमेट्री की बात की जाए तो जो सबसे पहली चीज़ आती है डिफरेंशियल ज्योमेट्री में कि डिफरेंशियल ज्योमेट्री आखिर है क्या। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ज्योमेट्री की ब्रांच, दो वर्ड यहाँ पर आपके पास आ रहे हैं, एक तो डिफरेंशिएशन और दूसरा क्या आ रहा है यहाँ पर, ज्योमेट्री। तो क्लियर है कि ज्योमेट्री और डिफरेंशिएशन के कॉम्बिनेशन से जो ब्रांच बनेगी वो डिफरेंशियल ज्योमेट्री कहलाएगी। या हम ये कहते हैं कि ज्योमेट्री को पढ़ने के लिए डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेज हम काम में लेते हैं। ज्योमेट्री को स्टडी करने के लिए अगर आप एल्जेब्रा काम में ले रहे हो उसको एल्जेब्रिक ज्योमेट्री कहते हैं, टोपोलॉजी काम में ले रहे हो उसको टोपोलॉजिकल ज्योमेट्री कहते हैं। तो यहाँ पर ज्योमेट्री को स्टडी करने के लिए मैं डिफरेंशियल कैलकुलस यूज में लूँगा, डिफरेंशियल कैलकुलस। तो डिफरेंशियल कैलकुलस की सहायता से ज्योमेट्री की जिस ब्रांच को हम स्टडी करते हैं वो ब्रांच क्या कहलाएगी, डिफरेंशियल ज्योमेट्री कहलाएगी। और डिफरेंशियल ज्योमेट्री को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है, एक तो लोकल डिफरेंशियल ज्योमेट्री और दूसरा ग्लोबल, या इसको कहते हैं मैक्रोस्कोपिक डिफरेंशियल ज्योमेट्री। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि लोकल डिफरेंशियल ज्योमेट्री में क्या होगा, दोनों ही केसेस में हम कर्व और सरफेसेज को स्टडी करते हैं। ज्योमेट्री के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, कर्व और सरफेसेज। तो कर्व और सरफेसेज पढ़ते समय एक तो ये है कि आप किसी पॉइंट पर स्टडी कर रहे हैं। सपोज ये कोई भी सरफेस आपको दिया हुआ है, इस सरफेस के किसी पॉइंट पर या इस पॉइंट के नेबरहुड में आप प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं कर्व और सरफेसेज की, तब जिस ब्रांच के अंदर हम ये कर रहे हैं वो ब्रांच हम कहेंगे उसको लोकल डिफरेंशियल ज्योमेट्री, ठीक है। तो किसी पॉइंट पर या उस पॉइंट के नेबरहुड में, यानी लोकल प्रॉपर्टी है। ग्लोबल या मैक्रोस्कोपिक डिफरेंशियल ज्योमेट्री में क्या करना है हमें, स्टडी ऑफ ज्योमेट्री परटेन्स टू द एंटायर कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि जो पूरा फिगर है आपका, यानी कि पूरा का पूरा जो सरफेस है या पूरा का पूरा जो कर्व है, ठीक है, उसके पूरे के लिए अगर कोई प्रॉपर्टी हम चेक कर रहे हैं तब जो ब्रांच होगी डिफरेंशियल ज्योमेट्री की वो क्या कहलाएगी, ग्लोबल या मैक्रोस्कोपिक डिफरेंशियल ज्योमेट्री। हमारे सिलेबस में जो ज्योमेट्री की ब्रांच है वो ये है लोकल डिफरेंशियल ज्योमेट्री, ठीक है। यही हमारे सिलेबस का पोर्शन है। तो आगे जो भी हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज कर्व और सरफेसेस की, एज ए लोकल यानी पॉइंट पर ही हम पढ़ेंगे। तो लोकल डिफरेंशियल ज्योमेट्री की सारी प्रॉपर्टीज यहां पर हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो कर्व इन स्पेस ये टॉपिक हमारे पास आया है। तो कर्व इन स्पेस आखिर है क्या, और किसी भी कर्व को पढ़ने के लिए स्पेस की जरूरत हमें क्यों पड़ती है। तो जहां तक अगर बात की जाए, जैसे कुछ कर्व हम क्या है कि दो तरह के कर्व पढ़ते हैं। पहला जो कर्व हम पढ़ते हैं इन जनरल वो होता है अपना प्लेन कर्व, प्लेन कर्व। और दूसरा जो हम कर्व पढ़ते हैं वो होता है स्क्यू कर्व, स्क्यू कर्व। तो प्लेन कर्व को पढ़ने के लिए तो जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि कोई भी कर्व है जिसे किसी प्लेन पर रखा जा सकता है उसे हम क्या कहते हैं, प्लेन कर्व कहते हैं। और प्लेन कर्व के अगर एग्जांपल्स हम देखें तो जो भी हम कोनिक सेक्शंस पढ़ते हैं, जैसे सर्किल है, पैराबोला है, इलिप्स है, ठीक है, इसके अलावा हाइपरबोला है। तो ये सारे के सारे कर्व किसके एग्जाम्पल है, प्लेन कर्व के, क्योंकि इनको किसी भी प्लेन पर रखा जा सकता है। जिन कर्व को हम प्लेन पर नहीं रख सकते उन्हें हम क्या कहते हैं, स्क्यू कर्व कहते हैं। और इसका जो सबसे फेमस एग्जाम्पल है स्क्यू कर्व का वो है हेलिक्स, हेलिक्स, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि ये सपोज मेरे पास कोई भी प्लेन है, सर्किल अगर मैं बनाऊं यहां पर सर्किल,
ठीक है, तो सर्किल में बना सकता हूँ। सर्किल को किसी भी प्लेन पर रखा जा सकता है, इसलिए सर्किल क्या कहलाएगा, प्लेन कर्व। इसी तरह से पैराबोला अगर आप बनाना चाहें, पैराबोला, तो ये मैंने एक पैराबोला बना दिया, इसको भी प्लेन पर रखा जा सकता है। इलिप्स अगर बनाना चाहें आप, ठीक है, तो ये एक मैं इलिप्स यहाँ पर बना सकता हूँ, ये मैंने एक इलिप्स बना दिया, प्लेन पर रख सकते हो। हाइपरबोला अगर आप बनाना चाहें तो ये मैंने एक हाइपरबोला बना दिया। तो ये सारे के सारे कर्व क्या कहलाते हैं, प्लेन कर्व कहलाते हैं। दूसरा जो स्क्यू कर्व इसमें आ रहा है, जिसका एग्जांपल मैं यहां पर दे रहा हूं, वो हेलिक्स। तो हेलिक्स के अंदर हम क्या करते हैं, हेलिक्स किस टाइप का कर्व होगा, ये आप देखिए। हेलिक्स इस तरह का कर्व है कि सपोज बेस पर तो मैंने एक सर्किल बना दिया, ये तो एक सर्किल है, और फिर इसी तरह से इसको आप आगे बढ़ाएं ऊपर की तरफ, ये कर्व इस टाइप से अगर आप आगे बढ़ा रहे हैं तो ये कर्व क्या कहलाएगा, आपका हेलिक्स कहलाएगा। ठीक है, हेलिक्स यानी स्प्रिंग टाइप का जो आप कर्व लेते हो, या कई जगह आप किसी शोरूम वगैरह में जाते हैं तो वहां जो सीढ़ियां चढ़ते हैं गोल तरह से जो घूमती हैं, वो जो कर्व बनता है वो क्या कहलाता है, हेलिक्स कहलाता है। अगर बेस पर सर्किल बन रहा है तब फिर इसको हम क्या कह देते हैं, सर्क्यूलर हेलिक्स बोल देते हैं, सर्क्यूलर हेलिक्स। ठीक है, हेलिक्स का जो सर्कुलर हेलिक्स का इक्वेशन जो हम लिखते हैं, बाकी के सर्किल है, पैराबोला है, इलिप्स है, हाइपरबोला, इनके इक्वेशंस आपको पता है। सर्कुलर हेलिक्स का इक्वेशन अभी हम जब कर्व को डिफाइन करेंगे वहीं पर आपको सर्कुलर हेलिक्स का इक्वेशन भी बताएंगे। और आपको पता चल रहा है कि इस कर्व को प्लेन पर रखना पॉसिबल नहीं है, यानी कि केवल दो कोऑर्डिनेट्स, यानी एक तो एक्स कोऑर्डिनेट और दूसरा वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो केवल दो एक्सिस की सहायता से इस कर्व को पढ़ना पॉसिबल नहीं है, इसलिए इस पर जेड एक्सिस की और हमें इसमें जरूरत पड़ेगी। इसलिए ये जो कर्व है ये क्या कहलाएगा, कर्व इन स्पेस कहलाएगा। ठीक है, तो यानी कि ये जो कर्व बनेगा वो किसके अंदर बनेगा, स्पेस के अंदर। तो स्पेस का जो मतलब है वो क्या है, 3 डायमेंशन। स्पेस का मतलब इन जनरल अपन क्या लेते हैं, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। ठीक है, तो यहां से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके कहीं से भी बन सकते हैं। स्क्यू कर्व वगैरह के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कुछ भी। ठीक है, ये नेक्स्ट जो इसके अंदर टॉपिक हम कर रहे हैं, ये तो हमने जस्ट कर्व के बारे में आपको बताया कि कर्व क्या है, स्पेस कर्व की जरूरत क्यों पड़ती है हमें, किसी भी कर्व को स्पेस में पढ़ने की क्या जरूरत है। तो सीधा सा उसका आंसर है कि जो कर्व है उनको हमेशा आप जरूरी नहीं है कि प्लेन पर रख सके। अगर प्लेन पर नहीं रख पा रहे हो तो फिर इस स्पेस की आपको जरूरत पड़ेगी, जेड एक्सिस की जरूरत पड़ेगी। अब कर्व के जो इक्वेशन है वो अलग अलग फॉर्म में आप लिख सकते हो। सबसे पहला है पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ कर्व। तो पैरामीट्रिक फॉर्म का मतलब ये है कि सपोज ये आपको कोई भी कर्व दिया हुआ है, कर्व, इस कर्व का मैंने एक पॉइंट मान लिया P सपोज, और P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मैंने मान लिए X, Y और Z। सपोज ये पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हैं। अगर P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर में लूं तो सपोज ये इसका पोजीशन वेक्टर हो गया R वेक्टर। ठीक है, तो सबसे पहला तो पैरामीट्रिक फॉर्म में जब आप लिखोगे इक्वेशन ऑफ कर्व, तो किसी भी पॉइंट P के कोऑर्डिनेट अगर X, Y, Z है तब X, Y और Z सिंगल पैरामीटर T के फंक्शन होने चाहिए। तो T यहां पर क्या है, पैरामीटर, T इज ए पैरामीटर। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सिंगल पैरामीटर यहां पर होना चाहिए कर्व के इक्वेशन के अंदर, सिंगल पैरामीटर। अगर एक से ज्यादा पैरामीटर हो गए और वो इंडिपेंडेंट है तो हम देखेंगे कि फिर वहां पर किस तरह से सरफेस बनने लगेंगे। अभी केवल हम सिंगल पैरामीटर पर देख रहे हैं कि जब x, y और z तीनों एक ही पैरामीटर t के फंक्शंस हैं तब हम क्या कह देते हैं, इसको पैरामीट्रिक कर्व, पैरामीट्रिक फॉर्म में कर्व का इक्वेशन कह देते हैं। और अगर पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर में r वेक्टर ले रहा हूं तब आपको पता है कि r वेक्टर किसका फंक्शन होगा, x, y, z का। ठीक है, एक्स वाई जेड का, एक्स वाई जेड किसके फंक्शन है, टी के फंक्शन। इसका मतलब जब भी आप आर वेक्टर लिखते हैं पोजीशन वेक्टर, तो इस तरह से लिखते हैं हम, एक्स आई केप प्लस वाई जे केप और प्लस जेड के केप, इस फॉर्म में हम आर वेक्टर लिखते हैं। तो यहां पर एक्स वाई जेड अगर टी के फंक्शन है तो आर वेक्टर भी किसका फंक्शन हो गया, टी का। तो ये इसकी वेक्टर फॉर्म है, आर वेक्टर इक्वल टू एक्स आई केप प्लस वाई विच इज फंक्शन ऑफ टी जे केप प्लस जेड टी के केप। तो इस तरह से आप डिफरेंट फॉर्म में
कर्व को लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर जो कर्व का रिप्रेजेंटेशन है वो है हमारा इक्वेशन ऑफ कर्व इज इंटरसेक्शन ऑफ टू सरफेसेस। जब भी दो सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, सपोज ये मैंने कोई भी एक सरफेस बना दिया, ठीक है, ये कोई भी मैंने एक सरफेस बनाया और ये सपोज कोई मैंने दूसरा सरफेस बना दिया, ठीक है, ये तो कोई दूसरा सरफेस है, ये सरफेस सपोज S1 है, इस सरफेस को मैंने सपोज क्या मान लिया S2। तब आप देख रहे हैं कि दोनों सरफेस जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे तो ये इन दोनों का कॉमन पार्ट बन रहा है, तो जहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये क्या बन रहा है, आपका कर्व बन रहा है। ठीक है, दोनों सरफेस जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर क्या बनेगा, कर्व। ठीक है, इन जनरल कर्व को हम किससे डिनोट कर देते हैं, C से। तो अगर कर्व का इक्वेशन आपको लिखना है तो आपको पता है कि F1 अगर x y z में कोई भी रिलेशन है तो वो किसी ना किसी सरफेस को रिप्रेजेंट करता है, पृष्ठ को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह से एक्स वाई जेड का रिलेशन, दूसरा रिलेशन दे दिया, ये कोई दूसरा पृष्ठ है, और दोनों अगर एक साथ लिखे हुए हैं तब ये किसको रिप्रेजेंट करेंगे, कर्व को। अलग अलग तो क्या बन रहे हैं, सरफेस, लेकिन दोनों जब एक साथ लिखे जाएंगे तब ये किसको रिप्रेजेंट करेंगे, कर्व को। और इसका एक एग्जाम्पल जो हम इन जनरल पढ़ते हैं, सर्किल इन 3 डायमेंशन ज्योमेट्री। सर्किल इन 3 डायमेंशन ज्योमेट्री, आपको पता है कि दो आप सरफेसेज लेते हैं, एक सरफेस आप लेते हैं स्फेयर, जिसका इक्वेशन इस तरह मैं लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल टू 0। ये तो स्फेयर का इक्वेशन है। एक मैं यहां पर प्लेन लिख रहा हूं, प्लेन इस तरह से ax प्लस by प्लस cz और प्लस d इक्वल टू 0, ये प्लेन का इक्वेशन है। तो ये दोनों इक्वेशन एक साथ किसको रिप्रेजेंट करते हैं, किसका इक्वेशन कहलाएगा, ये सर्किल का, सर्कल का। ठीक है, क्योंकि ये आपका F1 हो गया, ये आपका क्या हो जाएगा, F2। तो F1 इक्वल टू 0 और F2 इक्वल टू 0 एक साथ हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेंगे, सर्कल को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, आप अगर फिगर बनाना चाहें तो फिगर हम इस तरह से ड्रॉ करते थे कि ये सपोज कोई भी स्फेयर है, स्फेयर को जब किसी प्लेन से हम कट करते हैं, सपोज ये कोई भी प्लेन है, जब स्फेयर को प्लेन से कट करेंगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर यहां पर क्या बनेगा, आपका सर्किल बनता है यहां पर। ठीक है, यहां पर सर्किल बनेगा। तो ये हम 3 डायमेंशन ज्योमेट्री जब पढ़ते हैं यूजी के अंदर तो वहां पर इसको पूरा डिटेल में पढ़ते हैं। तो 3 तरह से आपके कर्व के रिप्रेजेंटेशन हो गए। कौन कौन से, सबसे पहले तो पैरामीट्रिक फॉर्म कर्व का, यानी एक्स वाई जेड सिंगल पैरामीटर टी के फंक्शन होंगे। दूसरा क्या है, वेक्टर फॉर्म, यानी आर वेक्टर एक्स वाई जेड का फंक्शन है, जहां एक्स वाई जेड टी के फंक्शन है, तो आर वेक्टर किसका फंक्शन हो गया, टी का फंक्शन। इस फॉर्म में भी लिखते हैं आर वेक्टर इज फंक्शन ऑफ टी, आर वेक्टर इज फंक्शन ऑफ टी, ये वेक्टर फॉर्म है। और तीसरा फॉर्म हमने यहां पर पढ़ लिया इंटरसेक्शन ऑफ टू सरफेसेस की फॉर्म में, यानी एक सरफेस F1 इक्वल टू 0 है, दूसरा सरफेस F2 इक्वल टू 0 है, तब ये दोनों एक साथ किसको रिप्रेजेंट करेंगे, कर्व को रिप्रेजेंट करेंगे, कर्व के इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक इसके अंदर हम कर रहे हैं वो है टेंजेंट लाइन। टेंजेंट लाइन, तो टेंजेंट लाइन की डेफिनेशन क्या है, ठीक है, आपने पढ़ी है टेंजेंट लाइन वगैरह, लेकिन इन जनरल जो टेंजेंट लाइन को डिफाइन करते हैं उसका जो तरीका है, उसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्या होता है। सपोज ये मेरे पास कोई भी कर्व है, ठीक है, इस कर्व का कोई पॉइंट मैंने कंसीडर कर लिया, सपोज पी पॉइंट, और पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर में मान रहा हूं। सपोज ये मैंने पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ले लिया और इस वेक्टर को मैंने क्या मान लिया, आर वेक्टर। ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी पॉइंट का एक नेबरिंग पॉइंट में ले रहा हूं, सपोज क्यू, ये इसका कोई भी नेबरिंग पॉइंट है। नेबरिंग पॉइंट है तो इसका पोजीशन वेक्टर में क्या ले सकता हूं, आर वेक्टर प्लस डी आर वेक्टर, आर वेक्टर प्लस डी आर वेक्टर। तो यहां पर जो ये वेक्टर बनेगा आपका पी क्यू वेक्टर, ये क्या होगा, डी आर वेक्टर के इक्वल होगा। ठीक है, किस तरह से लिखते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। तो क्यू के पोजीशन वेक्टर में से पी का पोजीशन वेक्टर सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ गया अपना डी आर वेक्टर। ठीक है, तो ये हम इस तरह से बनाते हैं। तो
इन जनरल टेंजेंट लाइन डिफाइन कैसे होगी? टेंजेंट लाइन यानी कि जो पी क्यू यहां पर बन रही है, ये एक इंटरसेक्टिंग लाइन है, ये मैंने कर्व बना रखा है, ठीक है। ये पॉइंट कौन सा लिया है? पी, और ये पॉइंट कौन सा लिया है मैंने? क्यू, ठीक है। और ये मेरी लाइन है पी क्यू। अब मैं क्या कर रहा हूं, पी पॉइंट को तो मैं फिक्स रख रहा हूं, ठीक है। पी पॉइंट को मैं चेंज नहीं कर रहा हूं, चेंज कर रहा हूं अब मैं क्यू पॉइंट को। क्या कर रहा हूं मैं? एक लिमिट अप्लाई कर रहा हूं इसमें, लिमिट क्यू टेंड्स टू पी, लिमिट क्यू टेंड्स टू पी, यानी कि पॉइंट क्यू को मैं किसकी तरफ लेकर आ रहा हूं? पी की तरफ। तो सपोज क्यू पॉइंट मेरा यहां पर आ गया, यहां पर, और पी पॉइंट मेरा फिक्स है, तो ये लाइन इस तरह से खींचोगे आप, ये लाइन बन जाएगी। फिर क्यू पॉइंट आप यहां पर ले आइए, तो आपकी लाइन इस तरह से बन जाएगी। फिर क्यू पॉइंट जब पी पर आ जाएगा आपका, तो ये जो लाइन बनेगी आपकी, ठीक है, ये लाइन फिर क्या बन जाएगी? हमारी टेंजेंट लाइन बन जाएगी, ठीक है। यानी कि क्यू पॉइंट जब किस पर आ रहा है? पी पर, उस केस में हमें क्या मिल जाएगी? टेंजेंट लाइन। तो टेंजेंट लाइन की डेफिनेशन क्या हुई? टेंजेंट लाइन की डेफिनेशन ये हुई कि कोई भी कर्व है, ठीक है, तो कोई लाइन उसकी टेंजेंट लाइन कहलाएगी किसी पॉइंट पर अगर उस कर्व के साथ इस लाइन का इस पॉइंट पर क्या हो? 2 पॉइंट कॉन्टेक्ट। क्या बोलते हैं इसको? 2 पॉइंट कॉन्टेक्ट, 2 पॉइंट कॉन्टेक्ट। या फिर हम ये बोलते हैं कि अगर कोई भी लाइन किसी कर्व को 2 कॉन्सिडेंट पॉइंट्स में मिल रही है, क्या बोलते हैं? 2 कॉन्सिडेंट, कॉन्सिडेंट का मतलब है संपाती, कॉन्सिडेंट पॉइंट्स, हिंदी में इसको बोलते हैं संपाती बिंदु। ठीक है, तो कोई भी लाइन है अगर किसी कर्व को 2 संपाती बिंदुओं में मिल रही है, ठीक है, तो आप देख रहे हो यहां पर तो क्या बन रही है? पी क्यू इंटरसेक्टिंग लाइन। लेकिन जैसे जैसे आप क्यू पॉइंट को पी की तरफ लेकर आ रहे हो, तो फिर यही लाइन पी क्यू आपकी पी पॉइंट पर क्या बन जाएगी? टेंजेंट लाइन बन जाएगी, ठीक है। तो एक पॉइंट पी तो पहले से था, यहां पर एक नया पॉइंट और आप ले आए, कौन सा? क्यू। इसलिए टेंजेंट लाइन का किसी भी कर्व के साथ कितने पॉइंट्स का कॉन्टेक्ट होगा? 2 कॉन्सिडेंट पॉइंट्स का, 2 संपाती बिंदुओं का कॉन्टेक्ट होगा। तो जब भी किसी पॉइंट पर टेंजेंट लाइन आपको ड्रॉ करनी है या फाइंड करनी है, तो उसके लिए कंडीशन हम क्या अप्लाई करेंगे? Q टेंड्स टू P, ये कंडीशन हम वहां पर अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये टेंजेंट लाइन की डेफिनेशन। इसके बाद नेक्स्ट जो इसके अंदर हम पढ़ेंगे यूनिट टेंजेंट वेक्टर। तो यूनिट टेंजेंट वेक्टर क्या होगा? ये सपोज कोई भी कर्व आपके पास है, इस कर्व का कोई भी पॉइंट P मैंने अज्यूम कर लिया, और इस पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर मैं ले लेता हूं सपोज R वेक्टर, R वेक्टर, ठीक है, ये इसका पोजीशन वेक्टर है। P पॉइंट पर टेंजेंट क्या होगा? टेंजेंट आपको पता है कि किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर अगर R वेक्टर है, तो टेंजेंट की डायरेक्शन में जो वेक्टर होगा वो वेक्टर कौन सा होगा? dr वेक्टर। टेंजेंट की डायरेक्शन में वेक्टर क्या होगा? dr वेक्टर, ठीक है। अब डेरिवेटिव किसी के रेस्पेक्ट में भी हो सकता है। अब इन जनरल 2 पैरामीटर हम यहां पर काम में लेंगे। नंबर 1 तो पैरामीटर काम में लेते हैं आर्क लेंथ, आर्क लेंथ जिसे हम s से लिखते हैं, और दूसरा पैरामीटर हम काम में लेते हैं जिसे बोलते हैं जनरल पैरामीटर, जनरल पैरामीटर। और जनरल पैरामीटर को हम किससे डिनोट करते हैं? T से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो dr वेक्टर क्या होगा? टेंजेंट, कैसा वेक्टर बनेगा? टेंजेंट वेक्टर। तो जब पैरामीटर आप s लोगे तब टेंजेंट वेक्टर क्या बनेगा इस केस में? तो dr वेक्टर बाई ds बनेगा। और जब पैरामीटर आप t ले रहे हो उस केस में टेंजेंट वेक्टर क्या बनेगा? dr वेक्टर बाई dt बनेगा। तो ये चीज आपको ध्यान रहे, जब पैरामीटर आप s ले रहे हैं तो क्या बनेगा? dr वेक्टर बाई ds, s के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दिया। जब पैरामीटर t ले रहे हो तो टेंजेंट वेक्टर क्या बनेगा? dr वेक्टर बाई dt, यानी कि t के रेस्पेक्ट में क्या कर दिया? डेरिवेटिव। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रहे, जो dr वेक्टर बाई ds है, dr वेक्टर बाई ds है, ठीक है, dr वेक्टर बाई ds, इसका मोड हमेशा 1 के इक्वल होता है। इसका मोड हमेशा किसके इक्वल आएगा? 1 के इक्वल, यानी कि ये यूनिट वेक्टर बनेगा। क्यों बनेगा वो आप देख सकते हो। क्या कर रहे हैं हम? इस तरह से मैंने वहां पर लिखा था कि ये सपोज कोई भी कर्व है और ये हम क्या लेते हैं? पी क्यू वेक्टर,
ये वेक्टर हो गया P, ये क्या हो गया Q, और ये मैंने क्या ले लिया था वेक्टर dr वेक्टर। और P और Q के बीच की जो आर्क लेंथ है वो अगर मैं क्या मान लूँ सपोज ds, और P और Q कैसे पॉइंट है, नेबरिंग पॉइंट। तो नेबरिंग पॉइंट है तो आपको पता है कि ये जो वेक्टर है इसकी लंबाई किसके बराबर होगी, dr वेक्टर का मोड, ये तो इसकी लंबाई होगी। और आर्क लेंथ किसके बराबर है, ds के। अगर P और Q नेबरिंग पॉइंट्स हैं, नेबरिंग पॉइंट्स का मतलब बिल्कुल आसपास है, तो आसपास है तो ये वाली लेंथ और आर्क लेंथ लगभग सेम होंगे, ये लेंथ लगभग क्या होगी, सेम। इसलिए जब ds से इसको डिवाइड करोगे तो ये किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर। तो ध्यान रहे dr वेक्टर बाई ds हमेशा क्या बनता है, यूनिट वेक्टर। और टेंजेंट की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा, ठीक है, टेंजेंट की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होगा, उसको हम टी केप से डिनोट करते हैं, टी केप। टी केप, टी केप का मतलब है टेंजेंट की डायरेक्शन में यूनिट टेंजेंट, ठीक है, यूनिट वेक्टर। तो यहीं पर मैं इसकी को डिफाइन कर रहा हूं, यूनिट टेंजेंट वेक्टर। तो टेंजेंट की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है यानी कि जिसका मैग्नीट्यूड 1 है वो ये वाला वेक्टर हो गया। इसलिए फॉर्मूला क्या लिखेंगे अपन, टी केप इक्वल टू किसके होगा, डी आर वेक्टर बाई डी एस के। ये टी केप का फॉर्मूला बनेगा, डी आर वेक्टर बाई डी एस। तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और इन जनरल डी आर वेक्टर बाई डी एस को आर डैश से भी डिनोट कर देते हैं, ठीक है। अगर आप डेरिवेटिव एस के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो इसको किससे डिनोट कर देते हैं, आर डैश से। अगर डेरिवेटिव आप टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हो यानी कि ये डी आर वेक्टर बाई डी टी होता, तब इसको मैं किससे लिख देता, आर डॉट से लिख देता, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस कि आर डैश कब लिखते हैं, जब पैरामीटर क्या है एस, और आर डॉट कब लिखते हैं, जब पैरामीटर क्या है टी। यूनिट वेक्टर किस केस में बनेगा, जब पैरामीटर एस है, ये चीज ध्यान रहे। इस केस में हमेशा क्या बनेगा, यूनिट वेक्टर। ये वाला वेक्टर यूनिट वेक्टर होना जरूरी नहीं है, टेंजेंट तो दोनों है, ये भी टेंजेंट वेक्टर है, ये भी टेंजेंट वेक्टर है, लेकिन एस के रेस्पेक्ट में जब आप कर रहे हो तो उसका मैग्नीट्यूड 1 आ रहा है तो वो यूनिट वेक्टर भी बनेगा, ठीक है। तो ये यूनिट टेंजेंट वेक्टर हो गया। तो ये फॉर्मूला जो अभी हमने लिखा है यहां पर, टी केप इक्वल टू किसके होगा, डी आर वेक्टर बाई डी एस के, ठीक है। और आर वेक्टर क्या होता है, एक्स आई केप। आर वेक्टर आप ये लेते हो, आर वेक्टर इक्वल टू एक्स आई केप प्लस वाई जे केप प्लस जेड के केप। तो जब आर वेक्टर का डेरिवेटिव करोगे इसके रेस्पेक्ट में तो ये टर्म आ जाएगी डी एक्स बाई डी एस आई केप, डी वाई बाई डी एस जे केप, और डी जेड बाई डी एस के केप, ठीक है। तो इस तरह से आप टी केप का फॉर्मूला लिख सकते हो। तो एक चीज ध्यान रहे आपको, टी केप इक्वल टू किसके है, डी आर वेक्टर बाई डी एस के, और इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो आर वेक्टर डैश। और टी केप और आर वेक्टर डॉट में क्या रिलेशन है, ये दोनों पैरेलल होंगे, क्योंकि आर डॉट यानी आर वेक्टर का टी के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो भी टेंजेंट वेक्टर आएगा, यानी कि टेंजेंट की डायरेक्शन, और ये भी टेंजेंट की डायरेक्शन में, तो दोनों पैरेलल हैं लेकिन इक्वल होने जरूरी नहीं है। आर डैश के केस में दोनों क्या है, इक्वल आ रहे हैं। तो ये चीज अपने को ध्यान रहे। नेक्स्ट जो इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ रहा है, आर्क लेंथ ऑफ ए कर्व, कि किसी भी कर्व की आर्क लेंथ आप कैसे निकाल सकते हो। ये सपोज कोई भी कर्व आपको दे रखा है, ठीक है, एक फिक्स पॉइंट मैंने ले लिया सपोज ए, और यहां से यहां तक इस कर्व की कोई भी पॉइंट एक मैंने ले लिया सपोज पॉइंट A1, और ये पॉइंट क्या ले लिया सपोज मैंने B1। तो A1 से B1 तक की आर्क लेंथ क्या होगी, ठीक है, कोई भी कर्व है A1 पॉइंट से B1 पॉइंट तक की लेंथ क्या होगी, उसके लिए फॉर्मूला क्या काम में लेते हैं हम। तो ये चीज ध्यान रहे आपको, टेंजेंट वेक्टर टी केप इक्वल टू किसके आया था अपने पास अभी, डी आर वेक्टर बाई डी एस के, और इसको ये भी लिख सकते हैं डी एक्स बाई डी एस आई केप प्लस डी वाई बाई डी एस जे केप प्लस डी जेड बाई डी एस के केप, इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। और आपको पता है कि टी केप का मोड किसके बराबर है, 1 के, सिंस मोड ऑफ टी केप इज इक्वल टू 1, दिस इंप्लाइज टी केप स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो टी केप का स्क्वायर जब आप करोगे तो यहां पर क्या मिलेगा आपको, डी एक्स बाई डी एस का स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एस स्क्वायर प्लस डी जेड बाई डी एस
का स्क्वायर और इक्वल टू टी कैप का स्क्वायर क्या है 1, 1 आ गया। तो यहां से एक चीज आप देख सकते हो कि डी एस स्क्वायर क्या बनेगा आपका, डी एस स्क्वायर इक्वल टू ये बनेगा डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर और प्लस डी जेड स्क्वायर। इसको पूरे को मैं डी टी स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, दोनों तरफ यहाँ पर भी डी टी स्क्वायर कर दिया मैंने, तो डी एस बाई डी टी का होल स्क्वायर हो जाएगा और इसको भी पूरे को मैंने डी टी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। तो क्या बनेगा यहाँ से एस डॉट डी एस बाई डी टी एस डॉट स्क्वायर हो गया। इधर क्या बनेगा एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर प्लस जेड डॉट स्क्वायर, यानी कि एस डॉट की जो वैल्यू आ रही है, एस डॉट किसके बराबर है डी एस बाई डी टी के, ये आ गया मेरे पास रूट एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर और प्लस जेड डॉट स्क्वायर। इसका जब आप इंटीग्रेशन करोगे इंटीग्रेशन तो यहां तो एस आ जाएगा, इंटीग्रेशन करेंगे तो एस इक्वल टू इंटीग्रेशन हो गया और यहां पर यही रूट वाली टर्म और इधर क्या आ जाएगा आपका डी टी, यानी यही फॉर्मूला आ गया इंटीग्रेशन डी एक्स बाई डी टी का होल स्क्वायर। एक्स डॉट की वैल्यू क्या है डी एक्स बाई डी टी, वाई डॉट क्या है डी वाई बाई डी टी, जेड डॉट क्या है डी जेड बाई डी टी और इसका होल स्क्वायर। टी की जो भी लिमिट्स हैं, सपोज इस पॉइंट पर टी की वैल्यू टी नोट है, इस पॉइंट पर टी की वैल्यू टी है, तो लिमिट टी नोट टू टी अप्लाई कर दी। और साथ ही इस फॉर्मूले को इस तरह भी लिखा जा सकता है आर वेक्टर डॉट का मोड, क्योंकि आर डॉट किसके बराबर होगा, आर वेक्टर आपको पता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के होता है, तो आर डॉट की वैल्यू क्या होगी एक्स डॉट आई प्लस वाई डॉट जे और प्लस जेड डॉट के। तो आर डॉट का जब आप मोड करोगे तो क्या आएगा रूट एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर प्लस जेड डॉट स्क्वायर, यानी कि यही वैल्यू होगी। तो ये आर्क लेंथ का फॉर्मूला है। आपको कोई भी कर्व अगर दे रखा है तो उसके लिए जो भी कंडीशंस हैं उन कंडीशंस के लिए आप आर्क लेंथ फाइंड कर सकते हो कर्व के लिए। नेक्स्ट इसके अंदर जो टॉपिक हमारा आ रहा है वो है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन एट ए पॉइंट पी। किसी भी पॉइंट पी पर टेंजेंट लाइन का इक्वेशन क्या होगा। तो सपोज ये कोई भी कर्व है, इस कर्व का एक पॉइंट मैंने ले लिया पी, इस पॉइंट पी पर ये मैंने ड्रॉ कर दी सपोज टेंजेंट लाइन। तो इस लाइन का मुझे इक्वेशन फाइंड करना है, ठीक है। तो पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कुछ भी मैं मान लेता हूं, सपोज ये ले लिया मैंने, ये मैंने आर वेक्टर मान लिया और इस पर कोई भी पॉइंट में मान लेता हूं, पॉइंट सपोज क्यू ले लिया जिसका पोजीशन वेक्टर सपोज क्या ले लिया मैंने कैपिटल आर वेक्टर। तब पी क्यू वेक्टर क्या बनेगा, पी क्यू वेक्टर इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, यानी ये बन गया आर वेक्टर माइनस स्मॉल आर वेक्टर। और ये कौन सा वेक्टर है टेंजेंट वेक्टर, यानी इसी की डायरेक्शन में क्या है यूनिट टेंजेंट वेक्टर टी कैप। और इसी डायरेक्शन में क्या बन रहा है आपका आर वेक्टर माइनस स्मॉल आर वेक्टर पी क्यू वेक्टर। इसका मतलब आर वेक्टर माइनस स्मॉल आर वेक्टर किसके पैरेलल आ रहा है टी कैप के। तो जब पैरेलल का साइन आप हटाओगे तो ये बनेगा आर वेक्टर माइनस स्मॉल आर वेक्टर इक्वल टू लेमडा टी कैप, लेमडा टी कैप, ठीक है। तो ये टेंजेंट लाइन का इक्वेशन आपका कैपिटल आर वेक्टर। ध्यान रहे आपको पॉइंट पी जिस पॉइंट पर टेंजेंट है और क्यू पॉइंट क्या है करंट पॉइंट, इसको क्या बोलते हैं वेरिएबल पॉइंट। क्यू यहां पर क्या है वेरिएबल पॉइंट, वेरिएबल पॉइंट, और इसको करंट पॉइंट भी बोलते हैं, करंट पॉइंट। और P यहां पर फिक्स पॉइंट है जिस पॉइंट पर आप टेंजेंट लाइन खींच रहे हो, ठीक है। तो इस तरह से आप टेंजेंट लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है इसके अंदर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन व्हेन पैरामीटर इज आर्क लेंथ s। तो आपको पता है ये मेरे पास है आर वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर प्लस लेमडा टी कैप, ये टेंजेंट लाइन का इक्वेशन आया है। और टी कैप का मैंने बताया था आपको किसके बराबर होगा ये आर वेक्टर डैश के, यानी डी आर वेक्टर बाई डी एस के। तो टी कैप की मैंने यहां पर वैल्यू रख दी, तो ये इक्वेशन आ गया मेरे पास उस केस में टेंजेंट लाइन का इक्वेशन जबकि पैरामीटर क्या है एस है। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है इसमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन व्हेन पैरामीटर इज टी। अगर पैरामीटर टी है तो क्या होगा, इक्वेशन ये था अपना टेंजेंट लाइन का आर वेक्टर माइनस आर वेक्टर इक्वल टू लेमडा टी कैप। अब आपको ध्यान रहे टी कैप और आर डॉट में क्या रिलेशन है, बराबर होना जरूरी नहीं है लेकिन दोनों पैरेलल होंगे। तो टी कैप इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं कोई भी स्केलर, स्केलर सपोज मैंने ले लिया म्यू, ले लिया म्यू, ठीक है।
तो इनटू किसके आ गया, आर डॉट के। तो टी कैप की वैल्यू मैं यहां पर लिख रहा हूं, ठीक है। तो क्या बनेगा, लैम्डा इंटू म्यू और आर डॉट, यानी कि यहां पर एक नया स्केलर आ जाएगा, ये लैम्डा इंटू म्यू करोगे तो इस स्केलर को मैंने सपोज क्या दे दिया, लैम्डा डैश और आर डॉट आ गया। तो लैम्डा जो यहां पर है, ठीक है, लैम्डा भी आ सकता है, वो डिपेंड करता है स्थिति पर, लैम्डा डैश भी आप लिख सकते हो, ठीक है, स्केलर चेंज करके भी लिख सकते हो। तो ये आपका इक्वेशन आ गया किस केस में, जब पैरामीटर क्या दिया हुआ है, टी पैरामीटर दिया हुआ है। तो टी को हम क्या बोलते हैं, जनरल पैरामीटर। एक चीज ध्यान रहे आपको, जनरल पैरामीटर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि टी की जगह अगर कोई भी पैरामीटर आप लिखोगे, टी की जगह कोई भी पैरामीटर आप लिख सकते हो, लेकिन जो एस पैरामीटर है ये एक स्पेशल केस है। स्पेशल एस को किसी नए पैरामीटर से आप डायरेक्ट रिप्लेस नहीं कर सकते, लेकिन टी को आप डायरेक्टली हमेशा रिप्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म के अंदर टेंजेंट लाइन का इक्वेशन क्या होगा। तो कार्टेशियन फॉर्म के लिए हम क्या करेंगे, ये देखिए आप, टेंजेंट लाइन ये बनी थी आपकी आर वेक्टर माइनस स्मॉल आर वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टी कैप, और टी कैप इक्वल टू किसके हो गया, आर डैश के। अब क्या करना है आपको, एक तो आर वेक्टर लेना है हमें, आर वेक्टर के किसका पोजीशन वेक्टर था, क्यू का, तो इसके पोजीशन वेक्टर मैंने यह जो कोऑर्डिनेट है वो ले लिया, कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई और कैपिटल जेड। दूसरा क्या है मेरे पास, स्मॉल आर वेक्टर, इसके क्या होंगे, स्मॉल एक्स, स्मॉल वाई, स्मॉल जेड। एक इसमें क्या है, आर डैश, आर डैश के क्या होंगे, एक्स डैश, वाई डैश और जेड डैश। तो ये कोऑर्डिनेट्स होंगे, ये यहां पर रखेंगे इसमें। तो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर जब आप करोगे तो क्या बनेगा, इधर एक्स माइनस स्मॉल एक्स, आई कैप का कोफिशिएंट, और इधर आई कैप का कोफिशिएंट क्या बनेगा, लैम्डा इंटू, लैम्डा मल्टीप्लाई हो रहा है आर डैश में, तो लैम्डा इंटू एक्स डैश, तो लैम्डा इंटू क्या बनेगा, एक्स डैश। तो एक्स डैश से मैंने इधर डिवाइड कर दिया इसको, तो ये वैल्यू किसकी आ गई, लैम्डा की। इसी तरह से जब जे कैप के कोफिशिएंट देखोगे आप, तो y माइनस स्मॉल y हो गया, और इक्वल टू किसके होगा, लैम्डा इंटू वाई डैश के, वाई डैश से डिवाइड कर दिया तो ये वैल्यू लैम्डा की हो गई। ये दोनों लैम्डा की वैल्यू है तो दोनों भी इक्वल होगी। इसी तरह से के कैप के कोफिशिएंट की कंपैरिजन करेंगे तो क्या आ जाएगा, जेड माइनस जेड अपॉन जेड डैश, ठीक है। तो ये यहां से आप देख सकते हैं, ये मेरे पास इक्वेशन आ रहा है किसका, टेंजेंट लाइन का, कार्टेशियन फॉर्म के अंदर। और अगर आपसे पूछा जाए कि टेंजेंट लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस का क्या है, तो इस इक्वेशन की सहायता से आप बता सकते हो कि डायरेक्शन कोसाइंस क्या है, एक्स डैश, वाई डैश और जेड डैश। तो टी कैप टेंजेंट लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे, एक्स डैश, वाई डैश और जेड डैश। नेक्स्ट जो पॉइंट इसके अंदर हमारा आ रहा है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। टेंजेंट लाइन का इक्वेशन उस केस में फाइंड करना व्हेन कर्व इज गिवन एज इंटरसेक्शन ऑफ टू सरफेसेस, यानी कर्व का इक्वेशन ये दिया हुआ है, f1 xyz इक्वल टू 0, और दूसरा सरफेस क्या है, f2 xyz इक्वल टू 0। दोनों सरफेस जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, आपका कर्व बनेगा, ठीक है। तो टेंजेंट लाइन का इक्वेशन, ये इक्वेशन हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कैपिटल x माइनस स्मॉल x इक्वल टू वाई माइनस वाई, जेड माइनस जेड अपॉन एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश, ये टेंजेंट का इक्वेशन। तो यहां इस केस में एक्स डैश, वाई डैश और जेड डैश आपको निकालने, कैसे निकाल सकते हैं अपन, देखो f1 xyz का फंक्शन है, तो आपको ये लिख रहा हूं मैं, एक तो f1 का xyz के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहा हूं, तो डेल f1 बाई डेल एक्स, डेल f1 बाई डेल वाई, डेल f1 बाई डेल जेड, ठीक है, डेल f1 बाई डेल जेड, डेल जेड। इसी तरह से f2 का करें तो डेल f2 बाई डेल एक्स, डेल f2 बाई डेल वाई और डेल f2 बाई डेल जेड, ये। तो सबसे पहले x डैश जब आपको फाइंड करना है, तो x डैश फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, इस वाले कॉलम को कवर कर लोगे, इसको छोड़ दोगे और बाकी इन दोनों कॉलम्स को लोगे आप, तो इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन करोगे माइनस इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन करोगे, तो डेल f1 बाई डेल वाई इंटू डेल f2 बाई डेल जेड आ गया, और माइनस डेल f1 बाई डेल जेड इंटू डेल f2 बाई डेल वाई। इसी तरह जब इसके लिए करोगे आप, इसको कवर करोगे तो ये वाली टर्म y डैश की आ जाएगी और ये वाली वैल्यू किसकी आ जाएगी, z डैश की। तो अगर सरफेसेज के इंटरसेक्शन की फॉर्म में आपको कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है
तो हमें क्या करना है, एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश इस तरह से फाइंड करने और फिर इस इक्वेशन में रखकर टेंजेंट लाइन का इक्वेशन फाइंड किया जा सकता है। नेक्स्ट जो पॉइंट इसके अंदर है, कॉन्टेक्ट ऑफ कर्व एंड सरफेस। कोई भी कर्व किसी सरफेस को कितने पॉइंट्स पर मिल रहा है उसकी कंडीशन। तो दो चीजें हैं, एक तो कर्व का इक्वेशन तो हम क्या ले रहे हैं, x इज फंक्शन ऑफ t पैरामीट्रिक फॉर्म में, y इज फंक्शन ऑफ t, z इज फंक्शन ऑफ t। ये तो हम कर्व का इक्वेशन लेते हैं। और एक हम क्या लेंगे, सरफेस को इन जनरल में ये लिख सकता हूं फंक्शन ऑफ x y z इक्वल टू 0। अगर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो क्या होगा, सरफेस के इक्वेशन में कर्व का इक्वेशन रख सकता हूं मैं। अगर दोनों इंटरसेक्ट करेंगे तो एक दूसरे के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो आप ये लिख सकते हो एफ ऑफ एक्स की जगह क्या लिख दिया मैंने, एक्स टी, वाई की जगह क्या लिख दिया मैंने, वाई टी, और जेड को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया, जेड टी से, इक्वल टू 0। तो इसको मैंने मान लिया सपोज कैपिटल एफ टी इक्वल टू 0, कैपिटल एफ टी इक्वल टू 0। और इसका एक रूट हम लेंगे, इनिशियल रूट जिसको हम बोलते हैं इनिशियल रूट। सपोज इसका क्या है, टी नोट। वो जब क्वेश्चन करेंगे तब और क्लियर होगी चीजें। टी नोट इसका इनिशियल रूट है। अब सरफेस और कर्व के बीच कितने पॉइंट्स का कांटेक्ट होगा वो हम किस तरह से डिफाइन करेंगे। अब क्या क्या हो सकता है, देखो हो सकता है कि भाई टी नोट अगर इसका रूट है तो एफ की वैल्यू टी नोट पर, एफ की वैल्यू टी नोट पर तो हमेशा क्या होगी, 0 होगी, हमेशा 0 होगी। अब हम देखेंगे कि f का जो डेरिवेटिव होगा टी नोट पर वो किसके बराबर आ रहा है, f का डबल डैश या डबल डेरिवेटिव टी नोट पर वो क्या आ रहा है, एंड सो ऑन। f के डिफरेंट हायर ऑर्डर के डेरिवेटिव्स हम देंगे और उसके हिसाब से फिर यहां पर हम कंडीशन फाइंड करेंगे, कंडीशंस लिखेंगे। तो कंडीशंस यहां पर हम देखें सबसे पहले सिंपल 0। अगर हमारा f डैश टी नोट पर नॉन जीरो आ रहा है, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है, नॉन जीरो, तब टी नोट को सिंपल 0 बोलते हैं। ठीक है, सिंपल 0 बोलते हैं। और साथ ही फिर ये बोलेंगे कि जो कर्व है, सी का मतलब तो क्या है कर्व, और एस का मतलब क्या है सरफेस। कर्व और सरफेस हैव सिंपल इंटरसेक्शन। और इस केस में हम ये भी बोलते हैं 1 पॉइंट कॉन्टेक्ट। क्या बोलते हैं, 1 पॉइंट कॉन्टेक्ट। और इसको कॉन्टेक्ट ऑफ 0 ऑर्डर भी बोलते हैं, कॉन्टेक्ट ऑफ 0 ऑर्डर। तो सिंपल कॉन्टेक्ट का मतलब है कॉन्टेक्ट ऑफ 0 ऑर्डर। तो फर्स्ट डेरिवेटिव नॉन जीरो है तो 1 पॉइंट कॉन्टेक्ट। अब क्या कर रहे हैं हम, मान लेते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव तो 0 आ रहा है और सेकंड डेरिवेटिव नॉन जीरो है, तब पॉइंट टी नोट एफ टी का डबल 0 कहलाएगा, डबल रूट कहलाएगा। और फिर हम कहते हैं कि कर्व और सरफेस एस के बीच कितने पॉइंट्स का कॉन्टेक्ट है, 2 पॉइंट कॉन्टेक्ट। और जब ऑर्डर की बात करेंगे तो कॉन्टेक्ट कितने ऑर्डर का कहलाएगा, फर्स्ट ऑर्डर का। ठीक है, तो 2 पॉइंट कॉन्टेक्ट है तो ऑर्डर लिखते समय -1 कर देते हैं, तो कॉन्टेक्ट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो ध्यान रहे कंडीशन क्या है, सेकंड डेरिवेटिव क्या होना चाहिए आपका, नॉन जीरो, और इससे पहले के डेरिवेटिव क्या होने चाहिए, 0, तब 2 पॉइंट कॉन्टेक्ट। इसी तरह से 3 पॉइंट कॉन्टेक्ट में क्या होगा, थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव टी नोट पर नॉन जीरो होगा, इससे पहले के कौन कौन से, फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव क्या होंगे, 0, तब 3 पॉइंट कॉन्टेक्ट कहलाएगा, 000 या 3 पॉइंट कॉन्टेक्ट, या इसको हम सेकंड ऑर्डर का कॉन्टेक्ट भी कहते हैं। इसी तरह से जनरल फॉर्म में जब इसको हम डिफाइन करें, जनरल फॉर्म में, तो जनरल फॉर्म के लिए क्या होगा कि अगर सपोज r+1 ऑर्डर का डेरिवेटिव नॉन जीरो है और इससे पहले के सारे डेरिवेटिव यानी पहला डेरिवेटिव, दूसरा डेरिवेटिव, इसी तरह से r ऑर्डर तक के डेरिवेटिव 0 है, r+1 ऑर्डर का डेरिवेटिव नॉन जीरो है, तब हम कहते हैं कि कर्व और सरफेस के बीच कितने पॉइंट्स का कॉन्टेक्ट है, r+1 पॉइंट कॉन्टेक्ट, ऑर्डर पॉइंट का कॉन्टेक्ट है। और अगर ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर क्या कहलाएगा, r कहलाएगा। अगर r+1 पॉइंट कॉन्टेक्ट है तब r ऑर्डर का क्या कहलाएगा, ये कॉन्टेक्ट कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप कर्व और सरफेसेस के कॉन्टेक्ट को चेक कर सकते हैं। क्वेश्चंस हम, जैसा कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, प्रीवियस जो मैंने सिलेबस वगैरह डिस्कस किया है लेक्चर में डिफरेंशियल ज्योमेट्री का, उसके अंदर मैंने आपको बता दिया कि पहले एक बार मैं पूरे टॉपिक्स को कवर करूंगा, उसके बाद जो लास्ट लेक्चर इसका मैं लूंगा, ठीक है, वीक के लास्ट जो लेक्चर होगा इसमें, उसके अंदर फिर हम क्वेश्चंस लेंगे, ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस। ठीक है, उससे पहले एक बार इसको हम पूरा कवर करेंगे।
ये एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है जो एज ए फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद रखनी चाहिए। द कंडीशन दैट 4 कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स ऑफ ए कर्व शुड बी कोप्लेनर। किसी भी कर्व के 4 कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स अगर कोप्लेनर है तब उसकी कंडीशन है एक्स डैश वाई डैश जेड डैश डबल डैश सेकेंड रो में आ गए, थर्ड ऑर्डर के डेरिवेटिव थर्ड रो में है, और ये डिटरमिनेंट इक्वल टू किसके होगा, 0 के। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट कंडीशन है, डायरेक्ट आपसे पूछी जा सकती है। तो ये आज का हमारा जो फर्स्ट लेक्चर है वो यहीं पर कंप्लीट है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारे लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो ज़रूर इनको शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको फ्यूचर में भी टाइमली वीडियोस मिलते रहें। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा, नेक्स्ट टॉपिक सेकंड टॉपिक जो हम करने वाले हैं वो होगा ऑस्कुलेटिंग नॉर्मल और रेक्टिफाइंग प्लेन्स। ठीक है, थैंक्स।